स्टार्ट करते हैं टुडेज न्यूज़पेपर। आज का जो मेन न्यूज है, इजराइल ने स्ट्राइक किया है ऑन द ईरान। कहाँ पे है इजराइल? ईरान मैप में क्लियर पिक्चर है। जस्ट इजराइल के पीछे को क्या है? जॉर्डन, और जॉर्डन के पीछे ईरान। गाजा तो इधर है, इजिप्ट से चिपका हुआ। नहीं याद आ रहा है, मैं एक बार मैप में दिखाता हूँ। मैप खोलिए आप लोग। दिमाग में मैप एकदम चलते रहना चाहिए हर चीज में। मैप से काफी चीजें इजी हो जाती हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री का आप वेस्ट एशिया का खोलिए। जो आप गाजा कह रही हैं, गाजा इज मेडिटेरियन सी को टच करता है। गाजा कहाँ दिख रहा है? गाजा स्ट्रिप ये है, ये दिखा गाजा स्ट्रिप। इजिप्ट इधर है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है। सिनाई, SINAI, सिनाई पेनिनसुला इज दिस। वो इजिप्ट का पार्ट है। इजिप्ट कहाँ पे है? इजिप्ट अफ्रीका में है। अफ्रीका है ना ये वाला पार्ट। यहाँ से एशिया स्टार्ट होता है, एशिया के ही बॉर्डर पे है। गाजा ये दिख रहा है, ये वाला है। दिखा? मिला गाजा? गाजा, फिर इजराइल, और ये वाला जो एरिया है ये वेस्ट बैंक है, यही पैलेस्टीनियन एरिया है। हमास इस एरिया में एक्टिव है, इस एरिया में नहीं। हमास यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। ईरान इधर है, देखा? ईरान, इराक, और ये नीचे ईरान है। इराक के पीछे ईरान है, नीचे सऊदी अरबिया है। ठीक है ना? बॉर्डर टच नहीं करता है। पूछ देगा कि इजराइल हैज द बॉर्डर विद द ईरान, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। अगर मैप अच्छे से देखते हैं, क्योंकि हमें लगा ईरान और इजराइल से लड़ाई हो रहा है तो अगल बगल है। अगल बगल नहीं है, बीच में जॉर्डन है, इराक है, तब ईरान है। ईरान का पाकिस्तान से बॉर्डर है पक्का? पर्सिया, पहले इसी को पर्सिया कहते थे। क्लियर हो रहा है? तुर्की, तुर्की या टर्की। हिंदी में तुर्की, इंग्लिश में टर्की। ठीक है? टर्की इज कंसीडर एज द लिंक बिटवीन एशिया एंड यूरोप। वही। उसके बाद देखिए, ये यहां से यूरोप स्टार्ट हो जाता है। अब आपसे मैं बोलूं एजियन सी कहां पे है? वेयर इज द एजियन सी? एजियन सी ये दिख रहा है, ग्रीस के बगल में। एजियन सी बहुत फेमस है, हिस्ट्री में बहुत सा युद्ध हुआ है। आप जब एक बहुत फेमस पिक्चर है ट्रॉय देखिएगा, तो उसमें एजियन सी में ही लड़ रहे होते हैं। ट्रॉय जो होता है, ट्रॉय और ये लड़ रहे होते हैं आपस में, तो दैट इज ट्रॉय एक अलग किंगडम होता है, ग्रीस अलग किंगडम होता है। एजियन सी में लड़ रहे होते हैं। ब्लैक सी कहां पे है? ऊपर ये ब्लैक सी दिख रहा है, और इसके ऊपर क्या है? यूक्रेन है, इधर रशिया है, ये भी आपस में लड़ रहे हैं। क्लियरिटी आ रही है कौन सा किधर है? और कहां पे लड़ाई चल रही है? अजरबैजान एंड अर्मेनिया, ये आपस में लड़ रहे हैं। तो अजरबैजान को कौन सा टच कर रहा है? कैस्पियन सी। अर्मेनिया इज जस्ट बॉर्डरिंग विद द अजरबैजान, इनमें भी आपस में लड़ाई चल रही है। आप देखिएगा, अजरबैजान एंड अर्मेनिया दोनों ईरान को टच करते हैं, कर रहे हैं बॉर्डर। लड़ाई चल रही है ना, पता है कि नहीं? अजरबैजान और वो आपस में लड़ रहे हैं। बीच बीच में न्यूज आता है, ये लड़ रहे हैं आपस में थोड़े थोड़े जगह के लिए। इंटरनली दे आर क्लेमिंग ईच अदर टेरिटरी अंदर। ठीक है? अर्मेनिया, ये बगल में देश है अर्मेनिया। ये सब पहले USSR के पार्ट थे। जैसे रसा जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 के पहले, अजरबैजान, जॉर्जिया, दे वर ऑल पार्ट ऑफ द USSR। ठीक है ना? ईरान न्यूज में है, ईरान के साथ अजरबैजान न्यूज में है, जॉर्जिया न्यूज में है, एंड अर्मेनिया न्यूज में है। ये जॉर्जिया
काफी न्यूज में रहता है, क्योंकि रसिया इस पे भी अटैक करता है इसको अपने में मिलाने के लिए। ठीक है, चीजें साफ साफ हो रही हैं, ये सब न्यूज में रहता है। अजरबैजान भी अभी न्यूज में है, वहां पे इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, COP आई थिंक 17, अभी पढ़ेंगे हम लोग, आगे है। तो वो अजरबैजान का जो कैपिटल है बाकू में हो रहा है। बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। एरेवन इज द कैपिटल ऑफ द अर्मेनिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान? इतना न्यूज में है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल? इजराइल तो दिन रात न्यूज में रह रहा है। इतना नहीं पता है? तेल अबीब कहां पे है? तेल अबीब, अच्छा इसमें दिख नहीं रहा है। तेल अबीब इज द कैपिटल ऑफ द इजराइल। ईरान का तेहरान, जॉर्डन का अमान, सीरिया का दमास्कस। ये सब चीजें याद होनी चाहिए, मैच करवा देगा। इतना ज्यादा न्यूज में है फिर भी घर पे जाके रिवीजन होता है कि नहीं? मैप खोल के भी रिवाइज करना है। जो चीजें न्यूज में है यू हैव टू ओपन, और अपने क्यूरियासिटी होती है ना कि अरे इसका कैपिटल क्या है, एक बार देख ले, इसका प्रेसिडेंट क्या है, ये सब खुद आनी चाहिए। ठीक है, तभी याद होगा। जब 10 बार आप देखेंगे, खुद विकिपीडिया पे भी जाके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब आएगा। क्लास तो सिर्फ गाइडेंस है कि हम बता रहे हैं ये सब चीजें पढ़नी है, याद आपको करना पड़ेगा। जाके 2 घंटे 3 घंटे ऑन ए डेली बेसिस यू हैव टू रिवाइज। सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है? रियाद, साफ साफ याद दिख रहा है। और क्या न्यूज में है? ओमान है, ओमान का कैपिटल क्या है? मस्कट। एंड यमन का शाना। ये सब यमन क्यों न्यूज में है? हाउतीज, हाउतीज यही अटैक कर रहे हैं ना नीचे गल्फ ऑफ अडेन में। ये माब अल मंदाब, माब अल मंदाब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्ट्रेट है, एक दिन पढ़े थे। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज भी पढ़े थे यहाँ पे पर्सिया वाले में। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक दिन पढ़े थे। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ये इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे 2 बड़े बड़े सी एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और लैंड आपस में डिवाइड होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ अडेन, सऊदी, ये अरेबियन सी एंड हियर इज द रेड सी को कनेक्ट करता है। और वो कौन सा जगह है? माब अल मंदाब। मॉब, माब MABAL, मंदाब MANDEB। जिबूती कहां पे है? जिबूती, डी साइलेंट है, डी पहले होता है, JIBOUTI। जिबूती कहां पे है? एरिट्रिया कहां पे है? नहीं पता है। यही सब तो न्यूज में है। सोमालिया, जिबूती, एरिट्रिया, जस्ट इसके दूसरे तरफ। रेड सी न्यूज में है, रेड सी पे अटैक हो रहा है। जब रेड सी पे अटैक हो रहा है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एरिट्रिया पता होना चाहिए, जिबूती पता होना चाहिए। जिबूती के हिसाब में तो है माब अल मंडाब। जो भी ये स्ट्रेट है, 2 सी को जोड़ता है, अरेबियन सी को जोड़ रहा है और इधर से रेड सी को, गल्फ ऑफ अडेन एंड रेड सी। घर पे जाके ये सब चीजें रिवाइज करना है। मैप वैप एकदम याद होना चाहिए। जहां पे भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी भी देश से, तो आसपास की चीजें पता होनी चाहिए कि ये सोमालिया इसके इस तरफ है, यहाँ पे जिबूती है, जिबूती बहुत फेमस है। जिबूती को लेकर लड़ाई ये चल रही है कि चाइना वहां पे अपना पोर्ट बना रहा है। ठीक है, फिर एरिट्रिया, इसका कैपिटल है अस्मारा। जिबूती का कैपिटल भी जिबूती है। कल अटैक किया इजराइल ने ईरान पे। अब ये देखिए, इजराइल ने ईरान पे किया है। क्यों किया है? क्योंकि बदला लेने के लिए अभी ईरान ने कुछ दिन पहले इजराइल पे बम्बार्डमेंट किया था। तो इजराइल ने कहा था कि हम बदला लेंगे, तो इन्होंने अभी अटैक किया है।
अब देखिए जब उस समय भी अटैक हुआ था तो रशिया जो यूएस है और यूके है वो दोनों ने कहा था कि ईरान को अटैक नहीं करना चाहिए, ईरान को बचना चाहिए किसी भी अटैक से। तो उस समय तो ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। कल इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, फिर भी यूएस एंड यूके ने कहा है कि ईरान को बचना चाहिए कि किसी भी अटैक करने से, कि आगे लड़ाई ना हो। यूएसए एंड यूके। तो आप समझते हैं कि जब ईरान ने किया था तो भी ईरान को कह रहे हैं, अब इजराइल ने किया है तो भी ईरान को ही कह रहे हैं। तो यूएस और यहाँ पे है यूएस और वो दोनों एक तरीके से किसके पक्ष में रहते हैं। अब देखिए कितना अजीब बात है। इस समय तो कम से कम इजराइल को बोलना चाहिए था ना। तो ये दिक्कत है बिकॉज दे सपोर्ट द इजराइल। यहाँ पे देखिए इजराइल वार्न ईरान पे ए हैवी प्राइस इफ इट रिस्पॉन्डेड टू द स्ट्राइक। अब अटैक करके कह रहा है कि तुम अटैक करोगे तो फिर ज्यादा पे करोगे। फिर नीचे है यूएस एंड ब्रिटेन बोथ डिमांडेड टेहरान नॉट टू एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट फर्दर। तो अभी तो कॉन्फ्लिक्ट इजराइल ने किया है ना। लेबनान कहाँ पे है? वेयर इज द लेबनान? बैरूत कैपिटल, ओके। एंड वहां से कौन बिलोंग करता है, हिजबुल्लाह या हमास? हिजबुल्लाह। और हमास गाजा। कुछ लीडर्स का अभी इजराइल ने मारा है, इन सबों का नाम याद होना चाहिए। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह, अभी न्यूज में था, एक दिन मारा था, हेडलाइन यही था कि नसरल्लाह वाज किल्ड बाय द इजराइल। तो ये कौन थे? हिजबुल्लाह के चीफ थे हसन नसरल्लाह। और हमास के लीडर को मारा है, उनका नाम था इस्माइल हनीये। इस्माइल हनीये। तो ये पता होना चाहिए किसका लीडर था। हमास वाला लीडर जो है वो इस्माइल हनीये है और हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं वो हसन नसरल्लाह। अभी एक ये नहीं होता है पॉप सॉन्ग, ये सब सॉन्ग के लोग अपना वो स्टेज लगा के करते हैं। मुंबई में कल्चर है, पहले यूरोप में था, हमने कॉपी करके मुंबई में मिला। नहीं होते सॉन्गर फेमस होते हैं। तो दो काफी मुंबई में होता है, कोल्ड प्ले एंड दिलजीत दोसंजा। ये दोनों कॉन्सर्ट होता है मुंबई में, काफी भीड़ लगती है, होता है वहाँ पे रात भर डांस वांस करते, वो गाना गाते हैं लोग, आके पूरा एंजॉय करते हैं, लाइट वाइट जलती रहती है। ये सब देखा होगा पिक्चर में, वो वाला पिक्चर देखा है ना, वो रणबीर कपूर का कौन पिक्चर है, रॉक स्टार। नहीं वो करता है अपना शो, उसी टाइप का शो ये होता है। तो सेम वो भी आगे चल के अब जब बहुत बड़ी हो जाएंगी तो उनका भी टिकट एक ही मिनट में बिक जाएगा और वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग होनी चाहिए लगती है, क्योंकि दिस इज़ वेरी फेमस। दिलजीत जो है ये एक्टर भी हैं, पंजाब के, पंजाब पिक्चर में काफ़ी फेमस हैं, बॉलीवुड में भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, तो एक साथ इतना चीज़ करते हैं, तो ही इज़ सो मच फेमस, इनका सॉन्ग्स भी बहुत फेमस हैं। तो कोल्ड प्ले एंड दिलजीत दोसंजा कॉन्सर्ट, ये पता होना चाहिए कहाँ पे होता है, मुंबई में होता है, ठीक है। ये पुथारी है, दे आर द ट्राइबल एंड द ट्राइबल इनटू द नीलगिरी हिल्स, ये दिख रहे हैं। इनका जो फेस्टिवल होता है दैट इज द पुथारी, दैट इज नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। अभी तमिलनाडु में चावल कंप्लीट होगा तो हार्वेस्टिंग होगी, कटाई होगी, तो ये लोग पुथारी मनाते हैं, इसलिए कि नेचर को थैंक्स गिविंग होता है कि आपकी दया से हमने इस बार अच्छा चावल हो गया, अब हम अच्छे से एक साल तक गुजार सकते हैं, यही होता है ना नेचर का थैंक्स गिविंग। तो पुथारी इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल। और ये कहाँ पे हो रहा है? पुथुरवयाल नियर द गुडलूर इन तमिलनाडु। नीलगिरी के जो ट्राइबल्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पैडी जब हार्वेस्ट होता है उसके लिए ये मनाया जाता है। क्लियर हो रहा है? तब वो जब जिस दिन होगा हम लोग उसको भी पढ़ाई करेंगे। जेवनार, हाँ, सारे जितने भी ट्राइबल हैं वो नेचर को थैंक्स गिविंग तो देते ही, हमारा जो कल्चर है। हम लोग भी अब क्या होता है, चाय चावल बनता है जेवनार, ठीक है। तो आपके वहाँ बनता है? अच्छा, सबके वहाँ बनता है। तो उस दिन हम लोग चावल और दूध का वो खाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
अच्छा मैं समझ गया, मुझे भी पता है वो है, कुछ खास तो नहीं लगता है, बहुत मीठा मीठा लगता है। कभी कभी वो रात में भी वो छत पे रखते हैं कि जो शीत गिरेगा। अच्छा सत पूर्णिमा, कुछ कुछ ऐसे हैं, जगन्नाथ भी मैंने सुना है। आई गॉट इट। अच्छा, जगन्नाथ भी रखा जाता है। अच्छा बन के तुरंत हम्म। इस बार हम लोग खाएंगे, जब भी बनेगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो दिस इज द फ्रॉम द तमिलनाडु, दैट इज द पुथारी। ओके, नेक्स्ट न्यूज दैट इज हियर इज द, ये देखिए, यूएस अप्रूव सेल ऑफ द आर्म पैकेज टू द ताइवान। अब यूएस बहुत होशियार है, लड़ाई करवा देता है, चाइना और ताइवान आपस में लड़ते हैं और बाद में ये अपना बेचता रहता है, और ये बीच में कहेगा कि हम तो पीस के लिए ताइवान का साथ देते हैं। अब बताइए, ये ऐसे ही तो होता है, इंडिया भी लड़ता है चाइना से, इनको बेचते रहते हैं, चाइना को भी बेचेगा। तो बहुत होशियार ये देश हैं, ये लड़ाई खुद ही करवाते हैं और बाद में अपने आप को शांति प्रिय भी बताएंगे और बाद में वो अपना वो भी बेचेंगे। देखिए हम लोग नेता यहाँ के कितने वो हैं, उनको चुपके से मिल के करना चाहिए। देखो अब खरीदते ही नहीं, आपस में लड़ते ही नहीं है, तो इतना इतना पैसे बचेंगे ना। हथियार क्यों चाहिए, सुरक्षा के लिए चाहिए। जब लड़ाई ही नहीं होगी तो हथियार क्यों चाहिए। और हथियार से क्या रखा रखा रहता है, क्या यूज होता है। युद्ध होता है 20 साल 30 साल में, बाकी सब तो खराब ही होते हैं, उसका क्या फायदा। उसको रोड बनाने में, एजुकेशन देने में, नया नया मेडिसिन खोजने में अगर वो किया जाए तो कितना फायदा है। हमने अभी पढ़ा है ना कि कनेक्टिविटी ही नहीं है। लोग डोली डेथ कल ही पढ़ रहे थे ना कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के टाइम पे लोगों को सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला, ये हाल है। और हम लोग बिलियन में भी, इंडिया भी खरीदता है, ये ताइवान खरीद रहा है, इंडिया का भी देखिएगा बिलियन मिलियन में होता है। डिफेंस का जो खर्चा है हमारा सबसे ज्यादा है, 8%। 100 रुपए में 8 रुपए हम लोग डिफेंस में देते हैं, एजुकेशन में नहीं यूज होता है। बम क्या खराब हो गया, फिर वो खत्म, वो हो गया, सबमरीन आया, जंग लग गया, फिर दूसरे वाले को लाते हैं, रिटायर हो जाता है। तो सोचिए अगर लीडर होशियार हो तो कितना हम चीजों को अच्छा कर सकते हैं। चुपके से ताइवान और प्रेसिडेंट मिले, लड़ेंगे ही नहीं, मत खरीदो, जो पैसा बचेगा वो हम लोग यूज करेंगे अपने रोड बनवाने में, अपने फार्मर्स का जो भी है इक्विपमेंट्स देने में, और भी चीजों में, पानी का कनेक्शन दे, और भी बहुत चीजें होती हैं, उस पर हम कर सकते हैं। हाँ, राजनीति खत्म हो जाएगी और ये दिक्कत है, तो अच्छी वाली राजनीति आ जाएगी, डेवलपमेंट वाली। तब पाकिस्तान पे हम अटैक करेंगे, वो वाले पे वोट नहीं मिलेगा। नहीं होता है कि हम ही सर्जिकल स्ट्राइक, तो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है, सारा लोग एकदम वो आ जाते, देशभक्त बन जाते हैं, और देशभक्त बन के बस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द नो मोर ट्रैक। और देखिए यहाँ पे भी यही बात हो रही है, नो मोर ट्रैक, ट्राइबल ह्यूमन गेट्स इट्स फर्स्ट ग्रोसरी स्टोर। जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये हाल है कि डेवलपमेंटल चीजें नहीं है यहाँ पे। इस न्यूज में ये है कि ट्राइबल एरिया दूर में रहते हैं और उनको जो नॉर्मल ग्रोसरी की चीजें खरीदनी होती है, मानिए कभी उनका साबुन खत्म हो गया, सॉप कपड़ा धोना है, या शैम्पू खत्म हो गया, या कभी वो दाल बना रहे हैं, दाल खत्म हो गया, या माचिस नहीं है, ये सब खरीदने के लिए भी उनको 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब पहला दुकान मिलता है। ये हालत थी उस ट्राइबल एरिया में। पहला दुकान अब खुला है अब, तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोचिए कि एक दुकान खुल गया उनके गांव में, तो वो लोग खुश हैं कि हाँ कुछ तो हो गया, 15 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। और हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड फिफ्थ इकोनॉमी की, थर्ड इकोनॉमी की। आर यू गेटिंग ना। तो ये सब चीजें हैं, तो हम कैसे बोलेंगे कि अगर इन सब चीजों को अगर गवर्नमेंट ध्यान में न रखे तो कैसे चीजें होंगी। ये जो जगह है दैट इज इन द ट्राइबल एरिया, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, इसके अंदर की ये ट्राइबल कम्युनिटी है। वेयर इज दिस, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, दिस इज इनटू द तमिलनाडु। ये सब याद भी करना है, घर जाके रट्टा मारना है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो तमिलनाडु। मैच कराने के लिए दे सकता है, ठीक है। जो भी ये सब चीजें न्यूज में रहे, अगर याद होती रहे ना, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का यही ट्रेंड है, किताब खोल के वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो न्यूज से पूछते हैं जो चीजें न्यूज में है। अब 52 टाइगर रिजर्व है तो वो आंख मूंद के थोड़े किसी को पूछ देंगे, वो चीज उठाते हैं जो न्यूज में रहता है कि सत्यमंगलम न्यूज में है तो वो मैच करवा सकते हैं। मानस न्यूज में रहता है, काजीरंगा न्यूज में रहता है, या दुधवा न्यूज में रहता है, ये सब वो करा देते हैं। एक आउट ऑफ ब्लू नहीं है कि आंख मूंद के कोई न्यूज में नहीं है उसको उठा के कर दिया।
हाँ, अभी हाल ही में पढ़ रहे थे, मानस, काजीरंगा, ये सब न्यूज में रहते हैं। तो आपको जो न्यूज में है वो तो क्लियर कट होना चाहिए। तो इससे ये फायदा होगा कि जो चीजें ऐसे हो तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि अच्छा ये गलत दिया है, ये तो मानस तो उधर था, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी होनी चाहिए। एलएसी पे लड़ाई चल रही है इंडिया बॉर्डर पे, अभी हमने इसको समझौता किया तो कैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं उस पे न्यूज है। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि बीच में जब लड़ाई हो रही थी तो इंडिया और चाइना दोनों ने नियर अबाउट 50,000 ट्रूप्स वहाँ पे लगा दिए थे, बड़े बड़े मिसाइल्स सब कुछ वहाँ पे ले जाके एक दूसरे के सामने लगा दिए थे। तो अब धीरे 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 डिसएस्केलेशन में क्या होगा, वापस लेंगे, ट्रूप्स वापस लेंगे, जो टैंक्स है वो सब वापस ले रहे हैं। तो यही है यहाँ पे कौन कौन सा एरिया न्यूज में है और कहाँ पे लड़ाइयाँ थी वो यहाँ पे दिया हुआ है कल के न्यूज में। तो एक बार देख लीजिएगा क्या क्या न्यूज में था। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, 2 दिन क्या पढ़ा था, 2 जगह बहुत फेमस है जो हम लोग कंटिन्यूअसली 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं। दोनों का नाम डी से है, डी से ही था दोनों का नाम। नहीं नहीं, जहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट था, अभी 2 दिन पहले हमने कहा कि हम अपना अपना पीछे जा रहे हैं, पेट्रोलिंग का राइट दे रहे हैं, तो 2 जगहों का नाम मैंने बताया था। वेरी गुड, सही है, डेमचौक एंड देपसोंग, यही था। इसमें भी आज के भी न्यूज में है, देपसोंग एंड डेमचौक यहीं पे है मेन। यहीं पे एक दूसरे के आगे पीछे नहीं हट रहे थे वो, एक दूसरे के एरिया में। लेकिन और भी एरिया का जो पहले हम सोल्यूशन ला दिए थे वो यहाँ पे भी दिया है। गलवान जो काफी जहाँ पे लड़ाई हुआ था 2020 में, ओके। पैंगसो, पैंगसो लेक है, बहुत बड़ा लेक है। दिस इज द, मुझे लग रहा है पैंगसो सबसे बड़ा इंडिया का टॉप 5 में आता है सबसे बड़े फ्रेश वाटर लेक में। हाँ, पैंगोंग सो लेक, पैंगोंग सो, यही पैंगोंग। अरे आपने 3 इडियट में जो लास्ट में नहीं दे, हाँ लेक, लद्दाख में जो 3 इडियट में लास्ट में दिखाता है, जो आमिर खान जाके पढ़ा रहा होता है, पतंग वतंग वहीं उड़ा रहा होता है वहाँ पे, वो यहीं का तो सीन है। कुछ इसका कलर के लिए भी फेमस है और कुछ इसमें पाया जाता है उसके कारण ये थोड़ा सा क्योर के लिए भी होता है। वो देखिएगा, एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई फॉरगेट दैट, मैं नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करूंगा। और जो जगह का नाम है PP15 एंड PP17A, ये भी जगह पे हम लोगों ने अपने ट्रूप्स को हटाया है। और गोरगा हॉट स्प्रिंग एरिया, ये जगहों का नाम लिख लीजिए, ये इंडिया और चाइना में यहाँ यहाँ झड़प हो रही थी, यहाँ यहाँ हमने हटाया है। यहाँ यहाँ पे इंडिया और चाइना की आर्मी एक दूसरे से झड़प हुई थी, एक दूसरे के एरिया में। खासकर चाइना ने इंडिया में एग्रेशन किया था, हमारी जमीन को उन्होंने अपने कैप्चर में ले लिया था। तो अभी हमने ये कहा है कि जो पहले 2020 के पहले जब आप अंदर आए थे, जो पोजीशन था वापस वहाँ पे जाना है। तो इसी को लेके यहाँ यहाँ पे हमने डील किया है एक दूसरे से। अरुणाचल प्रदेश में जो जगह है जहाँ पे हमने डील किया है, दैट इज द यांगसे, ताइवान के तवांग के पास है। डेप्सांग में जो जगह का नाम आ रहा है वाई जंक्शन, वाई जंक्शन एक जगह का नाम है, वहां पे हमने डील किया है। ये सब चीजें 5-6 बार आप लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो वो जब अगर प्रीलिम्स पे देखेंगे तो यू कैन इजीली सॉल्व। यांगसे दैट इज इन द तवांग, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। डेमचौक एंड देपसोंग ये है। टी यहाँ पे थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है। यांगसे इन अरुणाचल प्रदेश, यांगसे, इसी को ब्रह्मपुत्रा को ही कहते हैं, सांगपो कहते हैं ना उसको, सांगपो, सांगपो है, एक बार देखिएगा, उसको सांगपो कहते हैं। एक जो नेक्स्ट न्यूज है कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली गया है कि जो हम कभी आप जाते होंगे जय माता दी, कहाँ पे है ऊपर, क्या नाम है, वैष्णो देवी, या आप विंध्याचल जी जाते होंगे तो देखते होंगे कि कुछ लोगों को पैसा वैसा दे के, या कोई नेता होता है उनका स्पेशल तरीके से एंट्री मारी जाती है और बाकी लोगों को रोक दिया जाता है। तो अब इस पे प्ली गया है कि अगर आप किसी लीडर को या किसी अमीर आदमी को सबको रोक के अलग से ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी नहीं है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एंड आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोविजन स्टेट शुड नॉट प्रोहिबिट एनी ऑन द कॉस्ट ऑफ रिलीजन, रेस, ये सब है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि जिसके पास पैसा है उसको आप कह रहे हैं जाओ, या जिसके पास पावर है। तो उसी को लेके प्ली गया है कि ये जो कल्चर है उसको हटा देना चाहिए, ओके।
because whenever you do the discrimination, so it is violation of article 14 and 15. यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा ये चीजें. क्लियर हो रही है? Arbitrary practice and discrimination solely on the basis of how deep person's pocket, कि कितना ज्यादा उस आदमी के पास पेइंग कैपेसिटी है, उस बेसिस पे यू वायलेट द राइट टू इक्वालिटी. और इसी के साथ इक्वालिटी नहीं, डिग्निटी को भी तो हर्ट करते हैं. हम खड़े हैं तो हमारा भी तो इज्जत है. ऐसे थोड़ी है कि हम वो नाली के कीड़े हैं कि हमारा कोई वो नहीं है, वो आएंगे स्पेशल जाएंगे. हम भी तो हैं अपने आप में. तो डिग्निटी को इम्पैक्ट हो रहा है कि क्या हम बेवकूफ़ हैं कि हम लाइन लगा के खड़े हैं? तो अगर लाइन में खड़ा होना है तो अगर वो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको भी लाइन में लगना चाहिए. क्लियर है कि नहीं? तो इसको बात है. एंड राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन, कि किसी के लिए रिलीजन बहुत एक्सेसिबल है, तो आर्टिकल 25 को भी तो ये इम्पैक्ट कर रहा है. डिग्निटी अपने प्रियम्बल में है. ठीक है, तो ये सब चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है. दैट्स वाई वी आर इसको हम कर रहे हैं कि आप कहीं पे भी ज्योतिर्लिंग में जाइए या दुर्गा शक्ति पीठ है. और आजकल ये कल्चर ज्यादा बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ टेम्पल भी तो बढ़ रहे हैं. राम टेम्पल बना दिया, वहां इतनी भीड़ हो रही है. जो रिलीजियस टूरिज्म है वो बढ़ रहा है. हम्म हम्म मोबाइल भी नहीं. वही तो, वही तो, दिस इज द केस. यही है. भगवान तो बिकाऊ ही, सबसे ज्यादा तो बिकाऊ इस समय भगवान ही है. मुझे ऐसा लगता है कि द मोस्ट अब हो गया ना, जितने भी लड़ाइयाँ, जितना भी झगड़ा है, जितना भी मिसयूज है, भगवान का सबसे ज़्यादा होता है. और जो लोग मिसयूज करते हैं वही भगवान को लेके प्रमोट भी करते हैं. भगवान के सबसे ज़्यादा विक्रेता ठेकेदार वही हैं जो उसको जानते हैं मिसयूज है, और वही रक्षक भी बन जाते हैं. रक्षक वही बनता है जो उसका मिसयूज करता है. वरना रिलीजन तो बहुत पर्सनल चीज़ होती है. रिलीजन होता है कि भगवान है और मेरे बीच का संबंध है. वो दिखावा नहीं है, लेकिन हमने अभी उसको दिखावा, मार्केटिंग कर दिया है. ये नहीं होता है कि ऐसा भगवान थोड़ी है कि उन्होंने कहा कि टीका लगाना है या दाढ़ी बनाना है तभी आप भगवान से. वो तो आप फैशन बना रहे हैं ना, ये तो फैशन चला रहे हैं आप. वरना भगवान को होता तो वो पैदा करता तो टीका लगा के कर दिया होता, या दाढ़ी उसी स्टाइल से बनाता. अगर भगवान को इतना अच्छा लगता तो टीका पहले से आना चाहिए था ना. वो तो हम करते हैं ना कि लगा लो, ये कर लो, वो कर लो. तो दैट इज, यही प्रूफ है कि भगवान ये सब नहीं करता, हम लोग फैशन बनाते हैं. अब पहले ऐसे टीका लगाते थे, आजकल ऐसे पीला लगा के उस पर ओम बना दे रहे हैं, नया फैशन हो गया. तो दैट्स द प्रमोशन. जर्मन चांसलर जो है वो इस समय इंडिया के विजिट पे है. द नेम इज द ओल्फा स्कोल्ज. वर्कर्स नेम इरेज फ्रॉम द मनरेगा. इस समय मनरेगा में देखिए कितने लोग हैं. 84.8 लाख वर्कर्स रजिस्टर्ड अंडर द मनरेगा. व्हाट इज द मनरेगा? मनरेगा में क्या है? व्हाट वी आर गिविंग अंडर द मनरेगा? कितने दिन का जॉब? 100 दिन का जॉब. इंश्योर्ड जॉब होता है कि अगर कोई है अनस्किल्ड जॉब, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं होता. आप जाइए ग्राम पंचायत में लिखवा दीजिए कि मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम चाहिए. ठीक है ना? तो 100 दिन का आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है. और उनका मिनिमम वेज स्टेट वाइज वैरी करता है. किसी का 250 है, किसी का 350 है, किसी का 200 है. दैट इज देव. ये गारंटीड है. और इसमें जो वर्क है अनस्किल्ड है, मतलब आपको कुछ गुण नहीं भी आए, आपको सिर्फ मजदूरी करना है तो आप जाके कर सकते हैं. होता है ना कि आप क्या स्किल क्या है, इसमें स्किल नहीं पूछा जाएगा. ये है कि आदमी भूखे न मरे, उसके लिए हमने मनरेगा दिया है. इस समय जो रोल्ड है वो 84.8 लाख वर्कर, 45 नए ऐड हुए हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट द शार्पन द एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी. व्हाट इज द एंटी डिफेक्शन? मेंबर अगर इलेक्शन के बाद किसी पार्टी से इलेक्ट होते हैं और इधर उधर पार्टी बदल लेते हैं पैसा लेके या पोस्ट लेके, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. तो एक तरीके से ये कंडीशन है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर. और मेंबर कहाँ के? पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के. इन दो पे लागू होता है. ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? तो दैट इज द एंटी डिफेक्शन. तो एंटी डिफेक्शन इज ए डिस्क्वालिफिकेशन.
जैसे मेंबर होता है ना, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है अगर वो सती को प्रमोट करे, कर सकता है। अगर वो उसका माइंड सही नहीं है, इनसॉल्वेंट है या उसका दिमाग सही रूप से नहीं है, वो भी कंडीशन है। तो जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन के कंडीशन है वो आर्टिकल 102 में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, दैट इज द आर्टिकल 102। पहले एंटी डिफेक्शन नहीं था। पहले पार्टी लोगों को, पहले जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो तब लगता था कि कोई भी अगर मेंबर है किसी पार्टी से लड़ता है तो उसका आइडियोलॉजी मानता होगा, रिस्पेक्ट करता होगा उस पार्टी को, तभी तो जाएगा। तो उनको लगता था एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो वो 5 साल रहेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे लोगों की आइडियोलॉजी खत्म होने लगी, धीरे धीरे लोगों को पैसा दिखने लगा कि अगर मैं 40 लाख 50 लाख लगा के लड़ा हूँ और कोई मुझे 2 करोड़ दे रहा है तो तुरंत लेके पार्टी चेंज कर दिया और मिनिस्टर का भी पोस्ट मिलेगा। तो लोगों का जो एथिक्स था, आइडियोलॉजी था, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगा। और ये जब अति हो गया 1970 के आसपास, 1960s मतलब 67 के आसपास इलेक्शन हुआ था हरियाणा में, और एक एमएलए का नाम था गया लाल। और हरियाणा में ऐसा कंडीशन बना कि कांग्रेस और जो अपोजिशन पार्टी था उसमें जो मेजॉरिटी था, दोनों का वोट एकदम बराबर बराबर था। और एक अगर मेंबर जिस पार्टी में इधर से इधर होता तो उसकी मेजॉरिटी घट जाती। समझिए कंडीशन ऐसा था कि 50 सीट टोटल है और 50 में 26 पे मेजॉरिटी आती, दोनों के पास 25-25 है, ठीक है। तो उसमें एक जो गया लाल था वो जिसके पास जा रहा था उसका मेजॉरिटी आ जा रहा था। तो वो दिन भर में 4 बार अपना पार्टी बदला। सुबह वो कांग्रेस में चला गया तो कांग्रेस के लीडर डिक्लेयर कर दिए टीवी पे आके कि हम लोग जा रहे हैं वो करने। अब वो जब तक जा रहे थे तब तक उसका ऑफर अपोजिशन से ज्यादा आ गया तो वो बदल के उधर चला गया, तो वो जाके वो कर दिए। तो इधर फोन आता था दिल्ली से, कह रहे क्या हो गया, तो गया राम। तो उधर से आता था कि आया राम, ठीक है। तो ये गया राम आया राम गया लाल के नाम पे ये हो गया कि ऐसा कंडीशन आगे ना आए। राजीव गांधी तक आते आते ये बहुत ज्यादा होने लगा। राजीव गांधी ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके डिस्क्वालिफिकेशन का कंडीशन बनाया कि अगर कोई भी मेंबर एक पार्टी से लड़ता है और इलेक्शन के बाद अगर वो दूसरा पार्टी ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ऐसे में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी ना। आज हाँ, अगर एक पार्टी से लड़ा तो आप लड़ रहे हैं किसी पार्टी के नाम पे ना, आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं या बीजेपी के नाम से लड़ रहे हैं, तो आम जनता आपको बीजेपी की भी तो आइडियोलॉजी देख के वोट दे रही है। हाँ, आपको अगर करना है तो इलेक्शन के पहले कीजिए। इलेक्शन जीतने के बाद आप तुरंत पार्टी नहीं कर सकते। इलेक्शन जीतने के बाद करना है तो पहले अपने पोस्ट रिजाइन कीजिए और फिर इलेक्शन लड़िए, फिर आइए। डायरेक्ट आप एमएलए बन के नहीं पार्टी कर सकते हैं कि इनका सपोर्ट कर दें फिर उनका सपोर्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये गया लाल के नाम पे, गया लाल उनका नाम था और वहीं पे आया था आया राम गया राम का कंडीशन, ठीक है। ये बहुत फेमस स्टोरी है, आया राम गया राम। तो हमने डिसाइड किया कि वी विल गो फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन में हमने कहा कि व्हेनेवर देयर विल बी एनी शिफ्ट फ्रॉम द वन पार्टी टू द अदर पार्टी, तो वहां पे दैट विल क्वालिफाई फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्लियर हो रहा है? डिस्क्वालिफिकेशन उसी को कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इस लॉ को बनाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, क्योंकि आर्टिकल 102 को चेंज करेंगे ना। आर्टिकल 102 एक बार दिखा दूं। दिस इज द आर्टिकल 102। इट्स टॉक अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स की मेंबर्स किस किस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई होंगे। पहला कंडीशन है कि दे हैव द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। ये सब कंडीशन अभी एंटी डिफेक्शन से नहीं लेना है। ये कंडीशन है कि कैसे एक मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा। बाद में जब हमने अमेंड करके एंटी डिफेक्शन को भी लाया। एंटी डिफेक्शन का मतलब डिफेक्ट करना, एक पार्टी से दूसरे में डिफेक्ट कर रहा है, इसी को डिफेक्शन करते हैं। शिफ्टिंग द पार्टी को डिफेक्शन कहते हैं। और उसी को रोकने के लिए उसी को इसीलिए एंटी लिखा गया, क्योंकि वो डिफेक्ट ना करे तो एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। जैसे कंडीशन एक पहले से है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई मेंबर पहले से ही किसी पोजीशन पे है, कोई गवर्नमेंट का जॉब कर रहा है, मानिए मैं कहीं का डायरेक्टर हूं या कहीं का चीफ इंजीनियर हूं और साथ साथ मैं एमएलए बन गया, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। या तो चीफ इंजीनियर के पोस्ट पे रहिए या तो एमएलए के पोस्ट पे रहिए, उसी को कहा जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो अलग अलग डिफाइन किया जाता है, वो बहुत क्लियर का डिफिनीशन नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब एक साथ आप 2 सैलरी नहीं ले सकते हैं। या तो आप एमएलए रहिए या तो आप
वो रहिए, या तो आप टीचर रहिए या तो आप एमएलए रहिए। आप अगर एमएलए बन गए तो टीचर वाला जॉब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा बात नहीं है, अगर वो एमएलए बन जाएगा तो छोड़ना पड़ेगा ना उनका टीचर वाला। ऐसा नहीं होता है लड़ तो कोई भी सकता है, तो आपको जीतने के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ अच्छा, अगर बने नहीं एमएलए तब तक तो रहेंगे, जिस दिन वो शपथ ग्रहण कर लेंगे उसके बाद वो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। शपथ ग्रहण के पहले तक दे कैन डू दैट, ओके। जैसे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब कि आप दिवालिया घोषित कर गए तब भी हो सकता है। आपका माइंड का जो अनसाउंड माइंड है, दिमागी रूप से सही नहीं है, ये सब कंडीशन है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में। इसी में हमने एक जोड़ दिया कि दैट इज द एंटी डिफेक्शन, एंड इसको हमने जोड़ने के लिए, वो बहुत बड़ा लॉ था तो सेपरेट हमने एक शेड्यूल बनाया, और उस शेड्यूल का नाम है 10। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, शेड्यूल भी है। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 पढ़ा था, जहाँ पे बहुत बड़ा सा प्रोविजन जोड़ना होता है उसको अलग से हम कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ देते हैं, वो लास्ट में है। जैसे ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लास्ट में शेड्यूल है, पेज नंबर किस पे है, पेज नंबर 270-80 पे है। तो लास्ट में शेड्यूल जोड़ा जाता है, दैट इज द सेपरेट आर्टिकल। आर्टिकल का ही पार्ट होता है, लेकिन आर्टिकल जैसे है कि छोटा छोटा हो तो पढ़ने में इजी रहेगा। जैसे आर्टिकल 125 हो गया, आर्टिकल 126 हो गया, नीचे नीचे आ रहा है। छोटा छोटा प्रोविजन है तो यहाँ कर देंगे, लेकिन बहुत बड़ा प्रोविजन हो तो उसको सेपरेट शेड्यूल में करेंगे। तो हमने जब एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, दैट इज बाय द, जो अमेंडमेंट का नाम था वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट था, 1985 में हुआ, एंड दैट वाज डन बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट, उसी समय था, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। एंड इसको 10th शेड्यूल। तो क्या क्या सीखा है, एंटी डिफेक्शन लॉ किसके द्वारा लाया गया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और हमने जो न्यू शेड्यूल जोड़ा उसका नाम था 10th शेड्यूल। चीजें क्लियर हो रही हैं कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे चीजें जा रही हैं। एंटी डिफेक्शन इज ए वे ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन किसका, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया था दैट इज द 52nd, और न्यू शेड्यूल जो जोड़ा था हमने वो 10th शेड्यूल। इतना क्लियर हो रहा है। अब इसके अनुसार है कि कोई भी मेंबर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता है। लेकिन अब ये बात हुई कि मानिए कोई बहुत बड़ा एक ग्रुप है, वो डिससेटिस्फाइड है उस ग्रुप से। होता है ना कि मानिए टोटल 60 का टोटल मेंबर है किसी पार्टी में, अब 20 डिससेटिस्फाइड हो गए कि वो खुश नहीं है किसी चीज को लेके। तो ये कहा गया कि एक अगर एक 1/3 मेंबर से ज्यादा हो तो हम स्प्लिट के केस दे सकते हैं, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करेंगे। एक आदमी दो आदमी गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन 1/3 अगर मेंबर है, टोटल जो पार्टी का स्ट्रेंथ है उस स्टेट में उसका 1/3 अगर करें तो हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, वो अलाउ कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, वी अलाउड फॉर द 1/3। तो इसमें कहीं दिया है कि 1/3 मेंबर को 1/3 ऑफ द मेंबर कैन डिफेक्ट। अब ये होने लगा कि 1/3 किया तो हमने देखा कि ग्रुप से डिफेक्ट करने लगे। 1990 आते आते छोटी छोटी पार्टियां बनने लगी। अब छोटी छोटी पार्टियां अगर सिर्फ 9 मेंबर जीत के गए, मानिए बीएसपी हुआ, कोई छोटा पार्टी है, कोई आप हुआ, किसी स्टेट में उनके 9 ही एमएलए हैं, तो उनमें 3 का डिफेक्ट करना इजी हो जाएगा। इजीली 3 कहते थे चलो मिल जाते हैं, ये स्प्लिट हो गया। तो इससे भी दिक्कत आने लगी। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार और अमेंड किया टू अमेंड द 10th शेड्यूल, और इसमें हमने 1/3 को हटा के हमने 2/3 कर दिया कि अगर 9 है तो 6 को जाना पड़ेगा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर शुड चेंज द पार्टी। क्लियर हो रहा है। तो जो दूसरा हमने अमेंड किया 91st अमेंडमेंट एक्ट इन द 2003। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2003 में किया, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। और इसमें हमने क्या कहा, 91st अमेंड एक्ट में कहा कि 1/3 को हटा के हमने इसको 2/3 में कर दिया। 2/3 होगा तो हम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करेंगे, मतलब वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दे विल बी देयर। क्लियर हो रहा है। ये क्या क्या अभी तक पढ़ा आप बता दीजिए, समराइज कर दीजिए अभी तक जो हमने पढ़ा, जो आपने समझा।
तो ओके, आफ्टर दैट आप ऐड कर दीजिए और क्या बताया है। हम्म 1985 में आर्टिकल कौन सा यूज है डिस्क्वालिफिकेशन का? 102, वेरी गुड। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का है। फिर हमने स्टार्टिंग में 1/3 किया, फिर आगे क्या किया आप बता दीजिए। 2/3 कर देंगे, ठीक है। अब है कि जैसे 2/3 भी हो गया, तो अब दिक्कत ये है कि 2/3 कब हो रहे हैं, तो अगर 2/3 है कि कम है, डिस्क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं, ये डिसाइड करने के लिए कोई चाहिए। अभी तो इस पे भी तो हो जाएगा कि 2/3 था कि नहीं, कितने थे, कब गए, किसको ऐड किया जाए। तो ये जो पावर था कि डिसीजन की डिस्क्वालिफिकेशन होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ये वाला पावर हमने किसको दिया? स्पीकर, जो स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द पार्लियामेंट, जो लोकसभा के थे, उनके पास दिया। अब जो स्पीकर होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी इनटू द पावर, होगा ना। मानिए गवर्नमेंट डिफेक्ट करके गए और उसने पावर बना के अपना गवर्नमेंट बना दिया, तो उसके हो जाएंगे ना। और अगर जो पार्टी अब डिफेक्शन के बाद पावर में आ गई, तो वो सोचेगी ना डिस्क्वालीफाई होंगे तो हमारा गवर्नमेंट गिर जाएगा, क्योंकि उनके आने से ही तो बना है। तो वो क्या चाहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन ना हो। क्लियर हो रहा है कि पहले गवर्नमेंट गिरा के आपने बना लिया, स्पीकर आपका हो गया। अब वो स्पीकर क्या करेगा? उस पार्टी का होगा जो पावर में आया। तो अब वो क्यों जाएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन हो। जो हमने 52nd अमेंडमेंट किया, उसमें हमने ये नहीं बताया कि स्पीकर के पास तो पावर दे दिया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि स्पीकर कितने दिन में डिसीजन लेगा। डिसीजन का टाइमिंग नहीं करा। तो क्या होता है, मानिए गवर्नमेंट ये सब गिरेगा, बीच वाले प्रोसेस में होगा ना, 2 साल 3 साल बाद क्या करता है, स्पीकर लेके बैठ जाएगा, डिसीजन ही नहीं देगा डिस्क्वालिफिकेशन का। वो 1 साल 2 साल निकाल दिया, तब तक इलेक्शन आ जाता है। तो ऐसे केस में ये हो गया कि स्पीकर का जो रोल है वो थोड़ा सा बायस होने लगा। तो हो गया ना कि क्या फायदा, ये लॉ लाने का फायदा क्या? हम स्टेबिलिटी लाना चाहते थे, स्टेबिलिटी आया नहीं, स्पीकर के पास चला गया। और इस लॉ में ये भी दिया गया कि स्पीकर का फाइनल अथॉरिटी होगा, जो डिसीजन स्पीकर दे देगा वो कोर्ट में हम नहीं क्वेश्चन कर सकते। तो इसी पे हमने एक केस लेके गए थे, उस केस का नाम था व्हाट वाज द नेम, उसका नॉर्थ ईस्ट के लीड वो थे, आई फॉरगेट द नेम, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं दिया है वो। उस केस का नाम अभी मुझे याद आता है, मैं बताता हूँ। उस केस में ये बोला गया कि जो फाइनल अथॉरिटी है, ठीक है, वो स्पीकर के पास ही आएगा, लेकिन फाइनल अथॉरिटी के बाद भी अगर किसी को लगता है कि ये सही तरीके से डिसीजन नहीं लिया गया है, तो जुडिशरी के पास वो जा सकते हैं चेक करने के लिए कि जिस तरीके से स्पीकर ने लिया है वो सही नहीं है। ठीक है, एकदम मेरे दिमाग में था, वो ब्लैंक कर गया नेम, जो चूला केस कुछ समथिंग लाइक दैट। ओके, क्लियर हो रहा है। तो जुडिशरी ने ये कहा कि अगर आप कोई केस को जुडिशरी से नहीं पूछते हैं, तो जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो आप बैन कर रहे हैं, हटा रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू का पावर है ना, जुडिशरी को दिया गया है कि कोई भी चीज पर अगर कंफ्यूजन है किसी भी लॉ पे, तो हम कहाँ जाएंगे? जुडिशरी से पूछने जाएंगे इंटरप्रिटेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं आप जुडिशियल पावर को वायलेट करते हैं, तो इसीलिए उस सेक्शन को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। द नेम ऑफ दैट सेक्शन 6 सेक्शन 7 था 52nd अमेंडमेंट एक्ट का, जो शेड्यूल 6 का 10, व्हाट वाज नेम? नहीं, लिली थॉमस तो उसके लिए था, ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द ये अगर आपने सिंबल उम्बल को लेके था कुछ इलेक्शन के प्रोसेस में। लिली थॉमस केस दूसरा था, उसमें हम वो डिक्लेयर करवा रहे थे कितना पैसा है, कितना केस है, ये सब चीजें थी। कल मैं बता दूंगा व्हाट इज द नेम ऑफ द केस। इसमें भी वो केस का नाम नहीं दिया, डिफरेंट केस का नाम दिया है, जैसे केशन मेघचंद्र सिंह केस दिया है, लेकिन वो वाला केस नहीं दिया है जिसपे ये वाला था कि जुडिशियल रिव्यू का जो पावर रहेगा दैट विल बी इन द हैंड ऑफ द, जुडिशियल रिव्यू का जो पावर होगा वो
सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास जा सकता है। क्लियर हो रहा है व्हाट इज द ओवरऑल स्टैंड ऑन दिस? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं कियोतो होल्हन केस, ये है लैचुलू एंड अदर्स। जो केस का नाम है कियोतो होल्हन केस, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम था इसीलिए मुझे याद नहीं आ रहा था। ये नॉर्थ ईस्ट के ये लोग लीडर हैं, इन्हीं के नाम पे हुआ था। कियोतो होल्हन वर्सेस लैचुलू एंड अदर्स केस। इसी केस में ये डिसाइड किया गया द अल्टीमेट पावर, इन्होंने कहा कि जो सेक्शन 6 एंड ये है 7 है वो इनवैलिड है। इसमें ये कहा गया कि जो पावर आपने कहा है कि स्पीकर का पावर फाइनल होगा, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, दैट इज इनवैलिड। कोर्ट में हम हर चीज जाके पूछ सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर स्पीकर्स पे के डिसीजन पे कोई डाउट है तो आप जाके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये बहुत फेमस केस है। तो क्लियर हो रहा है एंटी डिफेक्शन क्या है, कैसे ये है। एक चीज और है कि एंटी डिफेक्शन जो स्पीकर है उन पे लागू नहीं होता है। एंटी अब नहीं, स्पीकर तो किसी पार्टी के ही होते हैं, लेकिन ऐसा रूल है, यूके से हमने इसको एक्सेप्ट किया है, यूके में ये बहुत अच्छे से लागू है कि स्पीकर है आफ्टर द बिकमिंग द स्पीकर ही कैन गिव अप द मेंबरशिप ऑफ इट्स पार्टी। ये रूल है, इंडिया में फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इंडिया में भी करना चाहिए। और यूके में तक यहाँ तक रूल है कि जो स्पीकर बन जाता है उसके खिलाफ कोई दूसरा कैंडिडेट अगली वाली इलेक्शन में बायस रहते हैं। इंडिया में तो खुल्लम खुल्ला एकदम दिखता है, आप कहीं पे भी देखें। महाराष्ट्र में अभी केस आया था, उसमें आप देख लेते हैं, जहाँ जहाँ पे भी ये सब केसेस थे तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं पक्ष लिया है। तो जुडिशरी में कहाँ चुनाव होता है? जुडिशरी तो हम्म। इसमें बहुत राय है कि ये जो पावर है स्पीकर वाला वो कोर्ट को दे देना चाहिए या सेपरेट ट्रिब्यूनल बना देना चाहिए, क्योंकि ये वाला सॉल्व नहीं हो पा रहा है। डिफेक्शन हमेशा होता है। सेम इज द केस, ये होता है। ठीक है, समझ में आया एंटी डिफेक्शन क्या है? एक पूरा टॉपिक है ये, तो मैंने पूरा टॉपिक ही सोचा आज कवर कर दें। तो हमने अब एंटी डिफेक्शन पे आपको क्लियरिटी होना चाहिए, क्या लॉ है, कैसे होता है। और इन द केस ऑफ द नॉर्मल पर्सन देयर इज द विप होता है। एक तो होता है आप एंटी डिफेक्शन में ये होता है कि आप पार्टी बदल भी नहीं सकते। दूसरा भी केस होता है, एक चीज और होता है कि जैसे हर एक पार्टी एक विप बनाता है, विप WHIP। विप एक पोस्ट होता है हर एक पार्टी में, वो पार्टी किसी चीज पे कैसा स्टैंड लेगी, उसके मेंबर लेंगे, वो विप बताता है। जैसे मानिए कोई बिल बन रहा है तो वोट करना है, उसमें बीजेपी भी वोट करेगी, सपा भी वोट करेगा, बीएसपी भी करेगा, कांग्रेस भी करेगा, आप भी करेगा, सारे पार्टी करते हैं, उनके मेंबर करेंगे। तो वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, किसके विपक्ष में जा रहे हैं, वो विप बताता है। खासकर इंपॉर्टेंट जो भी एरिया होता है उस पर अगर विप बताए और सामने वाला मेंबर जाके उसके अगेंस्ट में वोटिंग कर दे तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये भी है एंटी डिफेक्शन में। तो एक तो था कि आप पार्टी बदलते हैं, दूसरा होता है कि इफ यू इग्नोर और डिसओबे द डिसीजन ऑफ द विप। क्लियर हो रहा है? तो आप विप लिख दीजिएगा। विप, विप जो होता है दैट इज द ए पोस्ट that ensure the person on the whip ensure the decision of party is followed by the member, the decision of the party is followed by the member, and the member maintain the decorum in the house। होता है ना कि आके वो अटेंड करें, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, कोई तो मॉनिटर होगा ना अपने अपने क्लास का, तो एक तरीके का मॉनिटर का क्लास करता है। इंश्योर दैट द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स मेंटेन द डेकोरम इनटू द हाउस। क्लियर हो रहा है? एक दूसरा केस दोनों समझ में आ रहे हैं। पार्टी अगर चेंज करेंगे तो भी, विप का अगर आदेश आप नहीं मानेंगे तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है? नॉर्मल मेंबर के लिए क्या होगा? नॉर्मल मेंबर के लिए तो अगर किसी पार्टी का मेंबर है तो वो तो तुरंत डिस्क्वालीफाई होगा,
इंडिपेंडेंट मेंबर भी अगर कोई लड़के आता है, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई होगा। एक और केस आता है कि एक नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेशन होता है ना, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, अब तो नहीं कर रहे हैं। अगर इन द केस नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर वो 6 महीने बाद, उसको 6 महीने का टाइम देते हैं, 6 महीने बाद अगर पार्टी चेंज करता है तो उसको भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो नॉमिनेटेड मेंबर के लिए लिख लीजिए, इफ इट्स चेंज द पार्टी आफ्टर 6 मंथ देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड आफ्टर 6 मंथ। 3 कंडीशन आपने देखा, एक किसी भी नॉर्मल पार्टी का, दूसरा इंडिपेंडेंट का, और तीसरा नॉमिनेटेड मेंबर का। क्लियर हो रही हैं चीजें? ओवरऑल मैंने एंटी डिफेक्शन से सब कुछ पढ़ा दिया। तो भी वो ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। 6 मंथ के पहले कर लिया तो नॉट डिस्क्वालीफाइड, 6 मंथ के बाद करा तो ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। अभी हमारा 29th एडिशन ऑफ द सीओपी हो रहा है। सीओपी का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये हो रहा है बाकू में। बाकू कहाँ पे है? आज अभी मैप में दिखाया था, अजरबैजान। अजरबैजान का कैपिटल है बाकू, बाकू में हो रहा है, बाकू इन अजरबैजान। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसके लिए होता है? अंडर द पेरिस, जो हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रहा है, दैट इज इन द अजरबैजान कैपिटल बाकू। अब ये लोग इंश्योर ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना कार्बन एमिट किया जाए, हर देश को कितना असाइन किया जाए, ताकि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े। 2 डिग्री वाला याद होना चाहिए, ठीक है? 2 डिग्री का टारगेट दिया गया है कि इस 100 साल में, और मुझे लग रहा है 40 साल बाद ही, मतलब मुश्किल से 2000 कितना चल रहा है, 24 चल रहा है, 15 साल बाद ही वो 2 डिग्री क्रॉस करने वाला है, अगर सही से हमने स्टेप नहीं लिए तो। इसीलिए इन सब मीटिंग्स में हम बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि जो टेम्परेचर हम लोग 2 डिग्री के अंदर रखना चाहते हैं, उसके लिए हर एक स्टेट को दिया जाएगा ना कि आप इतना कार्बन एमिशन कम कर दीजिए, ठीक है? तो उसी पे डिस्कशन जो चल रहा है, दैट इज इनटू द बाकू, दैट इज इनटू द अजरबैजान। इस पे अभी और डिस्कशन चलेगा, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द नोबेल दैट इज गिवन टू द फॉर द इकोनॉमिक्स। एक दिन और बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, क्या था बताइए आप लोग? 3 लोगों को दिया गया है। क्यों दिया गया है? नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स में बॉम्ब को लेके तो नहीं दिया गया है। बॉम्ब वाला तो दूसरा है, वो तो पीस वाला है। इकोनॉमिक्स वाला, इकोनॉमिक्स वाला तो वो था ना कि देश क्यों अमीर गरीब होते हैं। इंस्टीट्यूशन सिस्टम, इंस्टीट्यूशन सिस्टम, ठीक है, इंस्टीट्यूशन सिस्टम उसी पे है। और उसी पे इन्होंने दिया है कि जो कॉलोनियल पीरियड का उन्होंने जिक्र किया है कि कॉलोनीज 2 तरीके से देशों को ट्रीट किया, एक जगह जहाँ उनको रहना था और एक जगह जहाँ से उनको जाना था लूट लाट के, ठीक है? तो एक जगह उन्होंने काफ़ी इंक्लूसिव उन्होंने सिस्टम डेवलप किया, जैसे यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ये सब जगहों पे खूब बढ़िया बना दिया कि क्योंकि उन्हीं को रहना था, वो लोग खुद ही रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उनके लिए अच्छा था, ठंडा ठंडा, ठीक है? और जहाँ जहाँ से उनको जाना था, जैसे श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, वहाँ पे उन्होंने एक्सट्रैक्टिव रखा क्योंकि यहाँ उनको गर्मी लगती थी, भागना था। तो वहाँ पे कौन सा सिस्टम लगा? एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। जो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन होता है वो प्रॉपर तरीके से सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि आपका अगर राइट टू प्रॉपर्टी है वो कभी छीना नहीं जाएगा, आप अगर ग्रो करते हैं तो उसका रिस्पेक्ट होगा, वहाँ पे डेमोक्रेसी को बढ़ाया जाएगा, ठीक है? ये सब चीज़ों को उन्होंने किया ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट है, रूल ऑफ लॉ लगाया जाएगा। और जहाँ से उनको जाना था वहाँ पे उन्होंने एक्सट्रैक्टिव, जितना ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन कर सके उसको उन्होंने ध्यान में रख के उस तरीके का सिस्टम किया। इसीलिए यहाँ पे डिक्टेटरशिप का कंडीशन हुआ, रूल एंड ऑर्डर का हमने ज़्यादा नहीं किया, राइट टू प्रॉपर्टी को हमने ज़्यादा महत्व नहीं दिया, ये सब चीज़ों को। वही डिस्कशन ओवरऑल है, ओके? जो तीनों का नाम था, एसेमोलॉगी, साइमन जॉनसन, जॉनसन जॉनसन बेबी आता है ना वो, एंड जेम्स रॉबिन्सन, ये 3 नाम है। सो जॉनसन एंड रॉबिन्सन, थोड़ा यस, एस
जॉनसन, रॉबिन्सन, रॉबसन, AJR, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है AJR, AJR, इन्होंने खुद लिख दिया है AJR. So this is all about from the today's news. Okay, so here we will conclude our session. Tomorrow again we will meet our session. Current affairs का कल क्लास होगा and political science. 2 दिन हम current affairs, पॉलिटी में जो पढ़ाऊंगा वो नहीं होगा, वो एकदम टॉपिक खत्म कर दूंगा. कल स्टार्ट करूंगा ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो 2 लेक्चर लगेगा. तो पूरा हम डिस्कस करेंगे. जैसे प्रियम्बल पढ़े थे कि प्रियम्बल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो कंप्लीट करा दिया, तो वो आपके दिमाग में होगा कि प्रियम्बल क्या है. अब ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक कल पढ़ा जाएगा. कि क्या है ना, वीडियो वाला, वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ पे देखिए, छोटे छोटे क्लास है 1-1 घंटे के. ठीक है, तो कल हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे. जो हम लोग डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, उसी को मैं समराइज टाइप का करूंगा. जो हम पॉलिटी में न्यूज़ में पढ़ाता रहता हूँ, जैसे एंटी डिफेक्शन आज पढ़ाया है, उस पर पूरा एक क्लास होता है. तो आज जो पढ़ा है ना, वो क्लास जब पढ़ाऊंगा तो आपका रिविजन और वो मल्टीपल रिविजन टाइप का होगा. ठीक है.